हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। क्या आपको भी हॉन्टेड हाउसेस और प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में मजा आता है? तो आओ फिर चलते हैं ऐसी एक ट्रिप पर और उसकी बैक स्टोरी जो आपको हिलाकर रख देगी। बात है 16 नवंबर 2024 की। अर्जुन, जो कि एक डिजाइन इंजीनियर हैं और शारजहां में काम करते हैं। उनकी जिंदगी बढ़िया ठीक ठाक चल रही थी। जॉब, घर, कभी कभी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये इनका कॉमन रूटीन था। लेकिन कुछ दिन पहले ही इनको यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस मिला, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। तो बेसिकली ये अरब कंट्रीज के अंदर रहते हैं, वहां पर जॉब करते हैं और इनको इनका नया ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था। और जैसे इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला, अर्जुन ने अपनी पहली कार खरीदी, एक छोटी एसयूवी। सिंपल, लेकिन चाहे कितनी भी सिंपल हो, फर्स्ट कार आपके लिए बहुत खास होती है। अब जब गाड़ी आई तो दोस्तों के ग्रुप में ऑब्वियस था कि भैया नई गाड़ी से एक ट्रिप तो बनती है। तो इन लोगों का 3 दोस्तों का ग्रुप था। 2 बहुत ही क्लोज दोस्त है अर्जुन के, जिनमें से एक का नाम है अयान, जो कि एक पायलट है, शांत नेचर का है, हर बात में प्रैक्टिकल, लेकिन साथ साथ अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखता है। और दूसरा है ऋषि, एक एयरप्लेन इंजीनियर। उसका नेचर अलग है, एडवेंचरस है, हर चीजों को एक्सप्लोर करने का उसके अंदर क्रेज है और कभी कभी वो अपने लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाता है एक्सप्लोरेशन के चक्कर में। तो जैसे ही गाड़ी आई, दोस्तों को खबर हुई, प्लान बना, जबल जैस चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जबल जैस जो है, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो क्योंकि ये अरेबिक वर्ड है। तो वहाँ का हाईएस्ट पीक का माउंटेन है और डिजर्टेड सा एरिया है। तो वहाँ पर आप जाकर पूरा व्यू देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि पहाड़ी है, बहुत बड़ी माउंटेन है। आई थिंक करीबन 1900 मीटर्स ये उसकी ग्राउंड लेवल से हाइट है और बहुत सारे वहाँ पे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं और वहाँ से सनराइज और सनसेट बहुत ही शानदार दिखता है। तो इन लोगों का प्लान बना जबल जैस से सनराइज देखने का और करीबन सुबह 4 बजे के आसपास ये लोग निकल पड़े। जबल जैस, जो कि रस अल खैमा, ये एक जगह है, उसके पास में है। अब नवंबर के महीने में ठीक ठाक सी सर्दी भी थी, तो ये परफेक्ट टाइम था सुबह सुबह ठंडी हवा का मजा लेते हुए सनराइज देखने का। तो सुबह 4 बजे ये लोग शारजहां से निकले। करीबन 1.5-2 घंटे की इनकी ड्राइव थी और ये तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर निकल पड़े सुबह सुबह का सनराइज देखने के लिए। अर्जुन ड्राइव कर रहा था, उसके पास में ऋषि बैठा हुआ था और अयान जो था पीछे बैक सीट में बैठा हुआ था। तीनों दोस्त बढ़िया बातें करते हुए चल रहे थे। ऋषि कहता है कि यार ये रोड ट्रिप बहुत बढ़िया आइडिया है और आज बहुत टाइम के बाद सनराइज भी देखने को मिलेगा। जनरली तो हम लोग रात को लेट ही सोते हैं। अर्जुन ने बोला बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि अगर सनराइज मिस हो गया तो फिर दिक्कत है। उधर अयान बोलता है कि भाई कुछ भी करके टाइम पे पहुंचा दे, क्योंकि कल फिर मेरी सुबह फ्लाइट है, फिर दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरह से हंसते गाते बातें करते हुए ये लोग गाड़ी चलाकर जबल जैस पहुंचे। सुबह 5:50 पर ये लोग जबल जैस के टॉप पॉइंट पर थे। ठंडी हवा, सामने से सनराइज हो रहा था और आसपास बिल्कुल साइलेंस थी। एक सेकंड के लिए इन सबको लगा क्या परफेक्ट जगह है, क्या परफेक्ट सनराइज आज इन लोगों ने देखा है। वहां पे इन लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद गाड़ी उतार कर वहां पे कई सारे व्यू पॉइंट्स आप जब देखोगे तो उस व्यू पॉइंट्स के ऊपर खड़े हो गए। वहां पर इन्होंने अपनी कॉफी निकाली अपने थर्मस से, बढ़िया बैठकर वहां पर कॉफी की, मतलब कॉफी पी। उसके अलावा ऋषि जो था अपने ड्रोन ड्रोन लेकर आया था, तो ड्रोन से वो लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, अलग अलग एंगल से शॉट ले रहे थे। अर्जुन बिल्कुल खामोश था, वो वहां की वादी और व्यूज को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इसके बाद ये वहां बैठे रहे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी सी फोटोज ली, नॉर्मल चिल हुए और फिर इसके बाद ये लोग वापस आने लगे। जब ये वापस आने लगे तो ऋषि ने बोला यार हम लोग यहाँ पे तो आए हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पर नियर बाय। लोग कहते हैं कि एक हॉन्टेड हाउस है। अब आए हैं तो चलो उसको भी एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं, देखते हैं कि आखिर ये जो रसल खैमा का हॉन्टेड हाउस है, इसकी बैक स्टोरी क्या है और उसको हॉन्टेड क्यों कहते हैं। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला यार तू लाइफ में कब सीरियस होगा, ये भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, पागल हो गया क्या तू, कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, लोगों ने इसके बीच मतलब इस हाउस के लिए बना रखा है। उसने कहा कि भाई चलते हैं ना, चल के देखते हैं, कुछ है तो नहीं, पर एक बार मैंने ये भी सुना है कि इस घर का जो आर्किटेक्ट है ना वो बहुत ही अलग लेवल का है और चलते मजा आएगा।
थोड़ी देर देख लेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद निकल जाएंगे। अयान ने भी कहा कि हाँ यार सही है, मैंने भी सुना बहुत है इसके बारे में, आना कभी हुआ नहीं, आज आए हैं तो कवर करके चलते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो अर्जुन बोलता है ठीक है। अर्जुन को आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन मना करने का भी कोई रीजन था नहीं, तो ये तीनों दोस्त निकल पड़े उस हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए। दिन में करीबन मतलब वहां से ये लोग निकले थे, उसके बाद करीबन 1 बजे के आसपास ये उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पर वो हॉन्टेड हाउस था। अब जो जनरल हॉन्टेड हाउसेस होते हैं वो छोटे अबंडेंट से हाउसेस होते हैं, लेकिन ये कोई हाउस नहीं, ये एक मेंशन था, बहुत बड़ा, वेल मेंटेन्ड। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो लोग रहते होंगे। तो बहुत ही मतलब बड़ा घर है, बैंगलोर टाइप, और टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, गाइड्स भी हैं जो वहाँ पर घुमाते हैं। तो ये दोस्त भी पहुँचे, गाड़ी अंदर ली, बेसमेंट के अंदर उसकी पार्किंग थी, इन्होंने गाड़ी पार्क की और पार्क करके ये लोग उस हाउस में पहुँचे। पूरा हाउस तीनों दोस्तों ने एक्सप्लोर किया। तो बहुत ही लेविश हाउस बना हुआ है, इसके अंदर बहुत महंगी-महंगी चीज़ें रखी हुई है और बिल्कुल सब कुछ साफ-सुथरा है। और यहाँ पर इतने आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स मतलब छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं रखी हुई है इसके अंदर। और ये दोनों तीनों दोस्त भी घूमते रहे। ऋषि बार-बार हर एक जगह पर जाकर फ़ोटो ले रहा था, कभी सेल्फी ले रहा था, कभी दोस्तों के साथ फ़ोटो ले रहा था और इस तरह से चल रहा था। चलते-चलते जब उन्होंने पूरा घर एक्सप्लोर कर लिया, तो अर्जुन ने कहा भाई अब चलते हैं, टाइम हो गया है। तो ऋषि बोलता है बस 1 मिनट, एक लास्ट शॉट। तो एक और लास्ट ये फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद तीनों दोस्त बेसमेंट में पहुँचकर अपनी गाड़ी उठाते हैं और इस घर से बाहर निकल जाते हैं और ये पहुँचते हैं अपने घर। और इस तरह से इनका ये सनराइज़ देखने का ट्रिप ओवर होता है। तीनों दोस्तों ने डिस्कस किया, अच्छा प्लान था, जबल जेस का व्यू अमेजिंग था और हॉन्टेड हाउस में कुछ नहीं मिला, सो कूल है। पता नहीं क्यों इसको लोग हॉन्टेड हाउस कहते हैं। लेकिन इनमें से किसी को पता नहीं था कि वो तीनों अकेले वापस नहीं आए हैं। 18 नवंबर मंडे, वीकेंड का ट्रिप कैसा भी हो, मंडे सबको थोड़ा थका-थका ही फील होता है क्योंकि ऑफिस जाना होता है। तो अर्जुन भी सुबह उठा एज यूजुअल रूटीन के अंदर, उसका अलार्म बजा, उठने का मन नहीं हुआ लेकिन ऑफिस तो जाना ही पड़ता है ना। उठ के वो ब्रश कर रहा था, ब्रश करते वक्त ही उसे कुछ अजीब सा लगा। वॉश बेसिन के पास से एक बड़ी अजीब सी दबी हुई सी हल्की सी स्मेल आ रही थी। ये कैसी स्मेल उसे समझ नहीं आ रहा था, ना पूरी तरह गंदगी वाली, ना परफ्यूम जैसी, ना ऊद जैसी। ऐसा लगता पुराना कुछ जल गया हो। उसे लगा कि शायद पाइप में कुछ ना कुछ जैम हो गया है और उसी की वजह से स्मेल आ रही है। उसके बाद उसने उसको इग्नोर किया, अपना फेस वगैरह वॉश किया। करीबन 8:30 बजे वो ऑफिस के लिए निकलने के लिए बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा। जैसे वो लिफ्ट में घुसा और नीचे आया तो स्मेल और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अब बेसमेंट की पार्किंग में थोड़ी अजीब स्मेल आती है, लेकिन ये उससे अलग थी, जैसे किसी चीज ने हवा में अपनी जगह बना ली हो। अर्जुन ने कार अनलॉक की और जैसे अंदर बैठा, 1 सेकंड के लिए उसे फील हुआ जैसे कोई पीछे से देख रहा है। उसने घूम कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अर्जुन ने साइड मिरर चेक किए और फिर वो खुद के ऊपर हंसा। ज्यादा और मूवी देख ली भाई अर्जुन, चल ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, निकल। उसने गाड़ी ऑन की, बाहर निकाली, म्यूजिक चलाया और सीधा निकल गया अपने ऑफिस के रास्ते की तरफ। ऑफिस में सुबह करीबन 11:30 बजे के आसपास वर्क स्टेशन के ऊपर बैठकर काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे वापस से वही स्मेल आई। अभी तक वो स्मेल नहीं थी, लेकिन अभी एकदम से उसे स्मेल आई। ऐसा लग जैसे उसके कपड़ों के अंदर वो स्मेल घुस गई हो। उसने 2-3 बार अपना टी-शर्ट चेक किया, उससे ध्यान भी लगाया कि यार डिओड्रेंट तो मैंने लगाया था, लेकिन ये स्मेल कैसे आ रही है? मेरे शरीर में से तो कभी ऐसी स्मेल आती नहीं है। फिर उसे लगा कि यार शायद वो कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर रहा है। लेकिन तभी 11:45 पर अयान का एक मैसेज आया। इसमें लिखा हुआ था, अच्छा ये इन तीनों का एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके ऊपर ये मैसेज आया कि भाई एक अजीब सी स्मेल आ रही है, तुझे भी फील हो रही है क्या? उसका ये मैसेज पढ़ के अर्जुन के हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। वो जो काम कर रहा था वो काम करते करते वो रुक गया। उसने तुरंत उसको रिप्लाई किया, हाँ भाई मुझे भी सुबह से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, तू कहाँ है अभी? अयान का वापस रिप्लाई आया, यार कैबिन में बैठा हूं और लगता है जैसे कपड़ों के अंदर स्मेल घुस गई है, चिपक गई हो। बहुत लाइट सी स्मेल है, कांस्टेंट और बड़ी अजीब सी है और समझ में नहीं आ रहा कि कहां से आ रही है। तो अर्जुन ने मैसेज का रिप्लाई किया,
एक काम करते हैं, ऋषि को पूछते हैं। अयान बोलता है, नहीं यार, पहले तू बता कि तुझे ट्रिप के बाद से कुछ अलग सा लग रहा है क्या? अर्जुन ने कहा, यार कल तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन आज सुबह से ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। स्मेल का इशू बहुत ज्यादा है। अब ये बात डिस्कस करके अर्जुन और अयान दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों कॉफी ब्रेक पर मिलेंगे लंच टाइम पर। अच्छा, इस पूरी कन्वर्सेशन में ऋषि का कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो ये लोग अर्जुन के ही ऑफिस के नीचे वाले कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। वहां मिलते ही अयान बोलता है, भाई मुझे लग रहा है ना, हम वो जो हॉन्टेड हाउस में गए थे वहां से हम अकेले नहीं आए हैं। अर्जुन ने उसको देखा और बोला, क्या मतलब? तो अयान कहता है, पता नहीं यार, बस गट फीलिंग ऐसा बोल रही है। वो घर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अर्जुन ने भी उसकी हाँ में सिर हिलाया। हाँ यार, मुझे भी आज ना बेसमेंट में अजीब सा फील हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे आसपास खड़ा है या गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। अयान ने अपनी कॉफी को सिप करते हुए कहा, ऋषि से पूछना चाहिए, शायद उसने कुछ नोटिस किया हो। सेम डे शाम को करीबन 7 बजे के आसपास ऋषि का मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप पर, भाई एक अजीब बात बोलूं? अर्जुन कहता है, बोल। तो ऋषि का रिप्लाई आता है, यार रूम में सुबह से एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है। पहले लगा कि एसी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी चेक करवा लिया, क्लीन करवा लिया, और अभी भी आ रही है। ना कोई सोर्स मिल रहा है, ना कोई रीजन। उधर से अर्जुन रिप्लाई करता है, तू अकेला नहीं है भाई, ऊपर की चैट्स पढ़ ले, तुझे सब समझ में आ जाएगा। उधर से ऋषि का रिप्लाई आता है, मतलब? तो यहां से आयन रिप्लाई करता है, मतलब ये कि हम दोनों को भी सेम ही फील हो रहा है, और तुझे भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही फील हो रहा है, मतलब हम तीनों को सेम स्मेल का इशू आ रहा है। तो ऋषि का रिप्लाई आता है, तो इसका मतलब ट्रिप से ही कुछ हुआ है। इसके बाद तीनों में से किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, पर तीनों ही सोच रहे थे कि वाकई में उस हॉन्टेड हाउस से कुछ आया है, क्योंकि तीनों एक साथ एक ही चीज को इमेजिन तो नहीं कर सकते हैं। अब अर्जुन ने जब चीजें प्रोसेस की तो थोड़ा डर सा लगा। तो रात को सोते टाइम अर्जुन ने हनुमान चालीसा पढ़ी, जैसे वो रोज भी पढ़ा करता था। और अजीब बात ये थी कि जितनी देर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, वो जो स्मेल थी वो गायब हो गई। लेकिन जैसे उसने हनुमान चालीसा खत्म की, वो स्मेल वापस से आ गई। अब अर्जुन को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, बट खैर उसने चीजों को इग्नोर किया और वो अपना आराम से चद्दर तान कर सो गया। अब इन लोगों को ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो अजीब है, लेकिन असली प्रॉब्लम वो तो अभी तक आई भी नहीं थी। वेडनेसडे 20 नवंबर शाम को 7:40 अर्जुन ऑफिस से घर आया ही था। खाना का सोचा था या डिनर में क्या बनाना है, क्या खाना है, कि तभी एकदम से उसका फोन बजा। स्क्रीन पे नाम था नैना, ऋषि की गर्लफ्रेंड। अर्जुन ने कॉल पिक किया और बोला, हाँ नैना बोलो। वो सीधा रो पड़ी और रोते हुए बोली, अर्जुन प्लीज जल्दी यहां पर आओ, ऋषि ऋषि ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्जुन घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ? तो ठीक से बता, मैं अभी आ रहा हूं। वो बोली, वो कुछ बोल रहा है अजीब आवाज में, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसका चेहरा। अर्जुन तू जल्दी आ जा, प्लीज जल्दी आ, मैं अकेली डर रही हूं। नैना की आवाज से साफ साफ लग रहा था कि लिटरली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन उठाकर अयान को कॉल किया। भाई नैना का कॉल आया, ऋषि की तबीयत कुछ ऑफ लग रहा है, तू आ सकता है क्या? अयान ने थोड़ी देर चुप रह के बोला, भाई मैं भी दोहा से टेक ऑफ कर रहा हूं, मुझे करीबन 1.5 आवर लग जाएंगे शारजहां पहुंचने में। एक काम कर, तू वहां पहुंच, मैं सीधा वहीं पर आता हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है, और बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा घर से निकल गया ऋषि के फ्लैट की तरफ। करीबन 8:15 के आसपास वो ऋषि के फ्लैट पर पहुंचा, और अर्जुन ने जैसे ही बिल्डिंग के कॉरिडोर में एंटर किया, वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा में थोड़ी लेकिन अजीब सी हेवीनेस थी। उसने डोरबेल बजाई, और डोरबेल बजाने के बाद दरवाजा नैना ने खोला। अर्जुन को देखते हुए बोली, वो अंदर है। अर्जुन ने उससे पूछा, हो क्या गया है, तबीयत खराब है या कुछ और? नैना ने जवाब दिया, अर्जुन उसकी आवाज बदल गई है, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, कुछ रैंडम बातें बोल रहा है डरावनी वॉइस के अंदर। नैना की ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा और घबरा गया। वो अंदर गया तो उसने देखा कि ऋषि अपने बेड के कोने पर बैठा हुआ है, दीवार की तरफ मुंह करके। पीछे से देखकर ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत है। उसके हाथ थोड़े कस के बंधे हुए थे,
जैसे कोई चीज पकड़ के वो बैठा हो, पर उसके हाथों में कुछ भी था नहीं। ऋषि, अर्जुन ने उसको धीरे से आवाज दी, लेकिन ऋषि अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। अर्जुन आगे बढ़ा और उसकी नजर ऋषि के चेहरे पर पड़ी। जैसे उसने उसका चेहरा देखा तो वो शॉक हो गया। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे पूरी रात बिना सोए जैसे कोई जागा रहता हो। आंखें उसकी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर हो गई थी, धीरे धीरे से उसकी आंखें हिल रही थी, प्यूपिल्स थोड़े डायलेट हो गए थे और आंखों के नीचे सूजन आ रखी थी। उसने कहा, ऋषि, ओए, ये क्या हुआ? अर्जुन की आवाज सुनकर उसने आंखें ब्लिंक की और उसके बाद जैसे कोई पिच बदलकर बोल रहा हो, एक आवाज में बोला। लेकिन क्या बोला वो अर्जुन को समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद वो जो भी कुछ बोल रहा था वो अरेबिक में था। उसका टोन बिल्कुल नॉर्मल ऋषि जैसा नहीं था, ना ज्यादा डीप आवाज थी, लेकिन आवाज बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी का इको हो। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा गुस्से में बोला, ऋषि, उठ, स्टॉप दिस, ये क्या नाटक मचा रखा है? इतना बोलते ही उसने फिर से वो लाइन दोहराई, पर इस बार उसकी जबान थोड़ी बाहर आ गई थी, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ही। ये देखकर नैना पीछे से फुसफुसाई, वो कल रात से ऐसे ही कर रहा है, कभी नॉर्मल होता है, कभी ऐसे ही। मैंने सोचा वायरल फीवर है, पर आज शाम से ऐसे ही बैठा हुआ है और बार बार जब बोलता है तो उसकी जीभ ऐसे ही बाहर निकल कर आ जाती है। अर्जुन ने ऋषि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से अपने हाथ को पीछे खींच लिया और फिर अचानक से उसने अर्जुन को देखकर एक स्माइल दी। ना फनी, बिल्कुल ब्लैंक। चीक बोन्स उसकी बिल्कुल टाइट हो गई, जैसा स्माइल तो कर रहा है पर स्माइल कोई जबरदस्ती करवा रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक थी, कुछ भी नहीं था। और फिर अचानक से अर्जुन को फील हुई वही स्मेल, वही स्मेल जो उसे अपने घर में भी आ रही थी, अपनी गाड़ी में, अपने ऑफिस में आ रही थी। एकदम से वो स्मेल जैसे हवा के अंदर भर गई और उसने, यानी ऋषि ने फिर से कुछ बोला। उसने क्या बोला बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन कुछ फॉरेन साउंडिंग था, अगेन अरेबिक जैसा। इधर नैना को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही अर्जुन को। नैना ने बोला, अर्जुन, प्लीज कुछ करो, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई है। अर्जुन ने नैना के कंधे पे हाथ रखा और बोला, तुम शांत हो जाओ, अयान आ रहा है, पहले हम इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। और इतना कहकर अर्जुन ने ऋषि को बाहां से ऐसे पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, जैसे उसकी बॉडी के ऊपर कोई हैवी चीज बैठ गई हो और वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। उसने फिर से कहा, ऋषि, चल उठ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतना कहते हुए एकदम से तेज तेज सांस लेने लगा। उसकी आंखें साइड में घूम गई, जबान और ज्यादा बाहर आ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहा हो। ये देखकर नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे और अब अर्जुन भी डर गया था। और तभी अयान का कॉल आता है। बोलता, भाई, मैं बस 15 मिनट्स में पहुंच रहा हूं। अर्जुन ने सारी बात अयान को बताई। उसने कहा कि भाई, तू ऋषि के साथ ही रहना, उसे अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना। इधर रूम में हवा बिल्कुल हैवी हो गई थी। ऋषि की जो बॉडी थी वो बिल्कुल स्टिफ हो गई थी और वो जो स्मेल थी वो इतनी स्ट्रांग कि अर्जुन को लगा कि वो इस घर से बाहर भाग जाए, पर अपने दोस्त की खातिर वो वहीं रुका रहा। उस वक्त एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि ट्रिप से वो तीनों वापस तो आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ और भी आया था और उसने ऋषि को सबसे पहले पकड़ लिया था। अब अर्जुन चुपचाप खड़ा खड़ा बस ऋषि को देख रहा था। ऋषि कभी आंखें बंद करता, कभी आंखें खोल लेता, कभी हिचकी जैसे सांस लेता और फिर सडनली एकदम से शांत हो जाता। एक सेकंड लगता कि जैसे ठीक हो गया है और अगले ही मोमेंट बिल्कुल ब्लैंक स्टेयर, बिल्कुल स्लो ब्रीथिंग और वही अजीब सी स्मेल। एक एक पल बड़ी मुश्किल से कट रहा था और तभी करीबन 9 बजे के आसपास डोर पर अचानक से एक नॉक होती है। बाहर अयान आ गया था। इन्होंने गेट खोला। उसके हाथ में एक छोटा सा डफल बैग था। उसने अर्जुन को देखा और फिर बिना कुछ बोले सीधा ऋषि की तरफ गया और उसने अर्जुन की तरफ देखकर बोला, सिचुएशन? उसकी बात सुनकर अर्जुन ने बोला, पता नहीं यार, अचानक से ऐसा हो गया है, कभी नॉर्मल लगता है और कभी अजीब होता जा रहा है, मतलब बार बार से साइकिल्स आ रहे हैं और बीच बीच में वो स्मेल भी आ रही है। अयान ने जाकर ऋषि का हाथ पकड़ा। ऋषि, सुन, हम लोग हैं यहाँ,
क्या हो रहा है, बता मुझे। ऋषि ने आंखें खोली, पर उन आंखों में पहचान नहीं थी। वो अयान को पहचान नहीं रहा था। लेकिन जैसे अयान ने उसका हाथ पकड़ा, उसने फिर से एक लाइन बोली, धीरे, हल्की आवाज में, लेकिन क्लियरली ऑडिबल, ला तकरब हजा। ये सुनते ही अयान बिल्कुल शांत हो गया। अयान ने ऋषि का हाथ छोड़ा और उसकी आंखें और शार्प हो गई। वो ऋषि की तरफ देखने लगा और बोला, ये तो क्या बोला अभी। लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें अयान की तरफ फिक्स हो गई थी। उसने अर्जुन की तरफ देखते बोला, अर्जुन, ये लाइन अरेबिक में है, इसका मतलब है कि इस चीज के करीब मत जाना। ये सुनकर अर्जुन के हाथ भी ठंडे पड़ गए। उसने फिर नैना से बोला, नैना, क्या ऋषि ने अरेबिक सीखी है? तो नैना बोलती, नहीं, उसे तो अरेबिक आती नहीं है। अब ये बात सुनकर ये तीनों दोस्त शॉक में थे। ऋषि को अरेबिक नहीं आती थी, लेकिन वो इतनी क्लीन वॉइस के अंदर अरेबिक बोल रहा था जैसे बचपन से वो अरेबिक बोलता हो। ये कुछ और सोच पाते कि तभी एकदम से ऋषि की ब्रीथिंग बहुत फास्ट होने लगी। उसके हाथ बेडशीट को कस के पकड़ते हैं, उसकी नेक थोड़ी ट्विस्ट होने लगती है, जैसे उसके मसल्स फाइट कर रही हो, जैसे कोई चीज इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहती हो, लेकिन उसे रोकने की ऋषि पूरी कोशिश कर रहा हो। नैना डर के मारे एक स्टेप पीछे होकर अर्जुन के पीछे छुप जाती है। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, ऋषि बस, रिलैक्स भाई। इतना करते ही ऋषि के होंठ हिलते हैं, पर जो आवाज आती है वो ऋषि की नहीं थी। एक बिल्कुल धीमी, खाली आवाज, राधु अल जमील। ये सुनकर अयान पीछे से विस्पर करता है, हमें अब और वेट नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं। अर्जुन ने भी हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसने पहले पूछा कि आखिर इसने अभी क्या बोला। अयान ने उसे जवाब दिया, इसने कहा वापस लौटा दो। अर्जुन कहता है, लेकिन क्या वापस लौटा दे? उसने कहा, ये सब हम बाद में सोचेंगे, अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अब ये तीनों मिलकर ऋषि को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगे। ये लोग प्लान बनाते कि ऋषि को उठाकर कार तक ले जाएंगे, फिर वहां से इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ होती जा रही थी। जितना हिलाओ उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करता, और वो इतना भारी हो गया था कि इन तीनों से मिलकर वो हिल भी नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल ले जाना तो बहुत दूर की बात थी। अयान ने काल्मली बोला, मैं बैग से एक पेन रिलीफ स्प्रे निकालता हूं मसल रिलैक्स करने के लिए, उससे इसको थोड़ा आराम मिलेगा और फिर हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। जैसे अयान अपने बैग के पास गया, ऋषि एकदम से उठ गया बिना सपोर्ट के। उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी हो गई और एक गहरी आवाज में वो फिर से वही लाइन बोला, ला तकरब हजा। पर इस बार उसकी वॉल्यूम ज्यादा थी, जैसे कोई वार्निंग हो। अयान बिल्कुल फ्रीज हो गया और उधर अर्जुन की नजर अयान के बैग पर गई। उस बैग के साइड के पॉकेट से एक छोटी सी चीज झांक रही थी, लकड़ी का एक फिगर, एक ऊंट, कैमल। सो देखते अर्जुन इंस्टेंटली कंफ्यूज हो गया, ये कैमल तो। और फिर उसने ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि की आंखें अब सीधा बैग पे रखे हुए उसी कैमल पर टिकी हुई थी। उसके हाथ एकदम से टाइट हो गए और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी। मुझे लगता है, अयान बोलने लगा। एक मिनट, अर्जुन बोला, ये ऊंट, ये तुझे कहां से मिला? अयान ने उस ऊंट को स्लोली बैग से निकाला। वो एक छोटा सा वुडन का स्कल्पचर था, ब्लैक कलर का। वो बोला, ये तो मुझे ऋषि ने दिया था, बोला था कि एक सुवेनियर मिल गया है ट्रिप में। ये बात सुनकर अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, भाई, ऋषि ने हमें से किसी को नहीं बताया और ये चुपचाप वहां से कुछ उठा लाया है। ये कैमल उसी हॉन्टेड हाउस का है। अयान ने अर्जुन को देखा और फिर ऋषि को देखा, जैसे वो इनकी बातें सुनकर सब कुछ समझ रहा था, और वो मुस्कुराया। लेकिन वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, वो एकदम उसके स्टिल फेस के ऊपर खिंच के आई थी। आंखों में जीरो इमोशन, जैसे किसी और ने स्माइल करने का सिग्नल दिया हो। और तभी अचानक से ऋषि की नाक से खून टपकने लगा, बूंद बूंद करके। और फिर से एक आवाज आई, ला तकरब हजा। इतना कह के ऋषि वहीं के वहीं बेहोश हो गया। सब भाग के उसके पास पहुंचे। उसकी बॉडी अब हल्की हो गई थी। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और ऋषि को हॉस्पिटल लेकर गए। उसको इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार झपझपा रही थी।
और जब भी उसकी आँख खुलती तो उसकी आँख सिर्फ़ एक ही जगह फ़िक्स हो जाती, छत पर, जैसे कोई इनविज़िबल चीज़ वहाँ से उसे देख रही हो। डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और कहा कि फ़िज़िकली सब ठीक है, कोई इंजरी नहीं है, कोई इन्फेक्शन, कोई इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स इसका ज़ीरो है। काम करते हैं, इनको आज एडमिट रख के ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और कल इनका फिर चेकअप करवाएँगे। अर्जुन और अयान दोनों एक कोने में खड़े थे। उन दोनों के हाथ में कॉफ़ी थी और अर्जुन ने अयान से पूछा, "ऋषि ने बेहोश होने से पहले ये क्या कहा?" अयान बोला, "यार मुझे लगता है ये जो भी कुछ चीज़ है, उसे ये कैमल स्कल्पचर जो है वो वापस चाहिए। तुझे याद है, जब हम वहाँ से वापस आए थे, ऋषि ने कुछ नहीं बताया कि ये कैमल उसके पास कहाँ से आया।" अयान ने भी कहा, "हाँ यार, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो उसने सिर्फ़ ये कहा था कि ये देख, ये बस एक सूवेनिर मिला है और मुझे लगा कि यार उसने तुझे बताया होगा और मुझे उसने गिफ्ट कर दिया।" अर्जुन ने कहा, "नहीं यार, उसने हम दोनों से ये बात छुपाई कि वो वहाँ से इस कैमल को उठाकर ले आया है।" अयान ने अपना कप साइड में रखते हुए कहा, "यार अब और वेट नहीं कर सकते हैं। चल वापस चलते हैं रसल खैमा। शायद ये ऊँट जहाँ से आया है, वही इसकी असली जगह है और वहाँ रखने से शायद ऋषि ठीक हो जाएगा।" उसकी बात सुनकर अर्जुन बोलता है, "इतनी रात में? भाई पागल हो गया है क्या?" अयान कहता है, "दोस्त को बचाना है तो करना पड़ेगा।" 1 मिनट सोचने के बाद अर्जुन कहता है, "ठीक है, दोस्त के लिए।" और वो दोनों निकल पड़े रात में ही रस अल खैमा। वही रास्ता, 2 घंटे की ड्राइव, लेकिन रात की वजह से ड्राइव करीबन 1.5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो गई थी। पूरे रास्ते दोनों मोस्टली चुप रहे। वो जो वुडन कैमल था, वो उन्होंने एक कपड़े में लपेटा हुआ था। ये लोग वहाँ पर पहुँचे, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के गेट पर जब ये पहुँचे, तो वहाँ पर जो गार्ड था, उन्होंने इसको रोका कि इतनी रात में कोई भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। लेकिन उन्होंने उनको समझाया, सारी बातचीत की, उन्होंने वो कैमल भी दिखाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसको इसकी जगह पर नहीं रखा गया, तो हमारे दोस्त की जान भी जा सकती है। उनकी बात सुनकर उसने कहा कि तुम लोग बिना परमिशन के यहाँ से सामान उठाकर ले गए, तुम्हारे ऊपर केस लगाया, मतलब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी रिपोर्ट की जाएगी। उन्होंने हाथ-पैर जोड़कर समझाकर उनसे कहा कि हमारे दोस्त ने गलती से उठा लिया, हमें इसकी कोई भनक नहीं थी, लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और अगर इसे इसकी जगह नहीं पहुँचाया गया, तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। उनकी ये बात सुनकर, समझकर जो गार्ड था, उसने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सेटल किया इन्होंने, उसको भी लगा चलो ये वापस देने आ गए हैं, जो भी हुआ इनके बीच में। बाकी ऐसा होता नहीं जनरली अरब कंट्रीज़ के अंदर, आप जानते हैं कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और इस तरह से चोरी करना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बोलते हैं ना, उसके लिए सज़ा के लिए वो रहता है। बट फिर भी इन्होंने सेटल किया मामला। इनको भी पता था, लेकिन किसी एक आदमी की जान बचनी थी, वो इम्पोर्टेंट थी। तो ये लोग गए अंदर, अंदर जाकर इन्होंने एक टेबल सी थी छोटी, साइड में कॉर्नर में लगी हुई थी, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे और उनमें से एक खाली जगह थी, जहाँ से इस कैमल को उठा लिया गया था। ये लोग वापस गए, उन्होंने उस कैमल को वहाँ पर रखा और मन ही मन ये बोला कि हमारे दोस्त से गलती हो गई है। अ, हमें पता नहीं था और शायद उसका भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। हम इस चीज़ को वापस रखते हैं, आप हमारे दोस्त को माफ़ कर दो। इसके बाद दोनों ही दोस्तों में आँखों-आँखों में बात हुई। दोनों वहाँ से निकले, गेट पर पहुँचे, गार्ड को शुक्रिया कहा, उसको समझाया कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, कभी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वो भी रहमदिल था, उसने बोला ठीक है, चलो आगे से मत करना। इसके बाद दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर निकल गए। गाड़ी में बैठने के बाद अयान ने बोला, "क्या लगता है, खत्म हुआ?" अर्जुन ने कहा, "पता नहीं, लग तो रहा है जैसे किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो स्मेल गायब हो गई है।" आया ने भी फोकस किया कि हाँ, स्मेल गायब हो गई थी। चलती गाड़ी में उसने घूमकर पीछे अर्जुन ने लास्ट बार उस घर की तरफ देखा। वो अर्जुन जो कभी इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, आज उसके सामने एक ऐसी घटना घटी कि वो मुड़कर पीछे देख रहा था कि क्या वाक़ई में ये घर हॉन्टेड है? क्या वाक़ई में यहाँ से कोई एंटिटी इनके साथ आई? वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने नैना को कॉल किया और जैसे उन्होंने कॉल किया, उसने बताया कि ऋषि के अंदर सडन इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये बात सुनते ही दोनों दोस्त समझ गए कि क्या हुआ है। अब जैसे उन्हें ये पता लगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जब आए हैं, तो सब पता करके ही चलते हैं। ये वापस से घूमे, उसी हाउस के बाहर पहुँचे। ऑल्दो इसकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई थी उसके अंदर, जब ये घूम रहे थे उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। वो गार्ड इनको देखकर वापस से थोड़ा सतर्क हो गए कि ये वापस क्यों आए?
वो बाहर आए, उसके पास पहुँचे और उसने बोला कि वापस क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी बात हुई, हमारा दोस्त अब ठीक हो गया है। तो हम एक्चुअली पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? क्या ऐसा क्या है इसके अंदर? उसने बताया कि ये जो है ये मेंशन है, बड़ा मेंशन, और ये जो यहाँ के सुल्तान थे शायद या कोई बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने अपने रहने के लिए बनवाया था। इसको बनवाने में उन्होंने बहुत महँगी-महँगी चीज़ें लगवाई। जब इनके परिवार वाले आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बाथरूम के अंदर अजीब-सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, कई असली जानवरों के वो स्कल्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे वो थोड़ा घबरा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो लोग इस घर में नहीं रहेंगे, और फिर ये घर अबंडन्ड ही रहा। और ऐसा कहा जाता है कि इस घर की हिफाज़त के लिए जो इस घर के मालिक थे, जो इसमें रहने वाले थे, उन्होंने उनके कंट्रोल में एक इफ़रित था। उस इफ़रित को उन्होंने इस घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया, और ऐसा कहा जाता है कि वो इफ़रित आज भी इस घर को प्रोटेक्ट करता है, इस घर का वो ध्यान रखता है। और तुम्हारा दोस्त जो चुपचाप ये सोचते हुए कि उसे कोई देख नहीं रहा है, यहाँ से वो छोटा-सा लकड़ी का ऊँट उठाकर ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके घर का रखवाला इफ़रित उसे देख रहा है, और वो उसके साथ वहीं पहुँच गया। ये तो शुक्र मानो कि उस इफ़रित को इस पर शायद इतना गुस्सा नहीं आया, या जो भी वजह रही हो, वरना वो इसकी जान ले सकता था। ये बात जानकर दोनों दोस्त घबरा गए, लेकिन अब शायद सब कुछ ठीक हो चुका था। ये दोनों अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि ऋषि अब होश में आ चुका था, और अपने दोनों दोस्तों को देखकर वो मुस्कुराता है। वहां डॉक्टर्स कंफ्यूज थे कि उसके वाइटल्स बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी परफेक्ट इंसान के होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ऐसी खराब हो रखी थी। उनको देखकर ऋषि बोलता है, भाई क्या हुआ था? सब लोग इतना टेंशन में क्यों हैं? उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर वो सब बताया गया कि जो कैमल वो चुपचाप ले आया था, उसका प्रोटेक्शन एक बहुत पावरफुल जिन कर रहा था, और अगर उसे वापस नहीं दिया जाता तो हम सबकी जान पर बन सकती थी। और इस तरह से एंड हुई इन दोस्तों की वो हॉन्टेड ट्रिप। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम एक्सप्लोर करने के लिए ऐसी हॉन्टेड लोकेशंस के ऊपर जाते हैं, और क्यूरियोसिटी वाइज, और ये तो लोकेशन ऐसी जिसमें आप देखोगे ना, अगर आप उसको तो लेविश मेंशन है, तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में जची, बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पता नहीं क्यों उसने वो कैमल उठा लिया। एक तरह से वो चोरी की थी, जो कि यूएई में नहीं करनी चाहिए। आप पढ़ के देख सकते हैं चोरी करने की वहाँ पर क्या सज़ा होती है। चलो इंडिया में तो चल जाता है ना? लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखा भी आपने, कई लोग तो होटल से चम्मचें, प्लेट्स, वो एक वीडियो आया था ना अभी, एक फैमिली का, जो पता नहीं थाईलैंड में थी, कहाँ पर थी, कितना सारा सामान उन्होंने बैग में भर लिया था होटल से। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आप समझें, आप ये अपनी अपब्रिंगिंग को दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं। खैर द पॉइंट इज़ कि वहाँ जाते हैं हॉन्टेड ट्रिप्स पर, वहाँ पे ज़रूरी नहीं कोई आर्टिफैक्ट हो। अगर आप कभी भी किसी हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहाँ से एक पत्थर भी उठाकर नहीं लाना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई देख रहा हो। समझे बाबू भैया, भूतों का चक्कर है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।